राजराज के बाद चोल गद्दी पर जिस प्रतापी शासक ने शासन किया वह था राजेंद्र। राजराज के पुत्र राजेंद्र ने लगभग 1014-15 ईस्वी से लेकर 1044 ईस्वी तक शासन किया। वस्तुतः राजराज और राजेंद्र के काल को चोल युग का स्वर्ण काल माना जाता है। राजराज अर्थात अपने पिता के समान ही राजेंद्र चोल भी बहुत ही यशस्वी शासक सिद्ध हुआ। जहाँ तक उसकी राजनीतिक उपलब्धियों की बात की जाए तो उसने सिंघल राज्य की विजय की, केरल और पांड्य राज्यों की विजय की, पश्चिमी चालुक्यों से संघर्ष किया, वहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, कलिंग राज्य की विजय की, गंगा घाटी में भी उसने अभियान किया। यह इसका एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान माना जाता है। प्रथम चोल शासक था जिसने उत्तर भारत में गंगा घाटी को पार किया था, गंगा घाटी में अभियान किया था। इसके अतिरिक्त इसने दक्षिण पूर्वी देशों की भी विजय की, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की विजय की। साथ ही साथ इसने अपने शासनकाल में हुए विद्रोहों का सफलतापूर्वक दमन किया और एक बार पुनः जब पश्चिमी चालुक्यों से इसका संघर्ष हुआ तो उसकी बागडोर उस संघर्ष में अपने पुत्र को बागडोर सौंपा और उसमें भी इसने विजय प्राप्त किया। तो जहाँ तक इसके राजनीतिक क्रियाकलापों की बात की जाए तो राजेंद्र प्रथम को चोल वंश के महानतम शासकों में परिगणित किया जाता है। राजेंद्र के सैनिक उपलब्धियों की जानकारी हमें उसके विभिन्न लेखों से प्राप्त हो जाती है, जैसे कि तिरुवालंगाडु ताम्रपत्र, करंदई ताम्रपत्र आदि से। इसके अलावा कुछ अन्य साहित्यिक साक्ष्यों जैसे महावंश आदि से भी राजेंद्र की शासनकाल की घटनाओं की जानकारी मिल जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, राजेंद्र ने गद्दी पर आसीन होने के बाद सिंघल राज्य की विजय की थी। उसके पिता राजराज प्रथम के समय में यद्यपि सिंघल राज्य का अभियान किया गया था, उसके उत्तरी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर लिया गया था, लेकिन संपूर्ण सिंघल राज्य को नहीं जीता जा सका था। यह कार्य राजेंद्र ने किया। इस समय सिंघल का शासक महेंद्र पंचम था, जिस पर आक्रमण किया राजेंद्र ने और उसको बंदी बनाकर अपने राज्य में ले आया, जहां लगभग 12 वर्षों के पश्चात महेंद्र की मृत्यु हो गई और संपूर्ण सिंघल राज्य पर राजेंद्र का अधिकार हो गया। करंदई ताम्रपत्रों में उसकी इस विजय की सूचना मिलती है। इसके अनुसार राजेंद्र ने लंका के राजा के मुकुट, रानी, पुत्री, संपूर्ण संपत्ति, वाहन, इंद्र का निर्मल हार जो पांड्य राजा द्वारा वहां धरोहर के रूप में रखा गया था, इन सब के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। महावंश से भी इस विजय की पुष्टि होती है, जिसके अनुसार राजेंद्र ने लंका पर पूर्ण अधिकार करने के पश्चात वहां के बौद्ध विहार को नष्ट कर दिया तथा संपूर्ण कोष अपने साथ उठा ले गया। महावंश से पता चलता है कि महेंद्र के पुत्र कश्यप ने 6 माह के कड़े प्रतिरोध के बाद सिंघल के दक्षिणी भागों को पुनः अपने अधिकार में कर लिया था। इससे यह पता चलता है कि राजेंद्र का सिंघल पर जो आधिपत्य था वह चिरस्थायी नहीं था, अपितु कुछ काल के पश्चात महेंद्र के पुत्र ने पुनः श्रीलंका यानी कि सिंघल के दक्षिणी क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया था। राजेंद्र के सामरिक उपलब्धियों के क्रम में केरल तथा पांड्य राज्यों पर आधिपत्य स्थापित किए जाने को भी गिनाया जाता है। राजेंद्र ने पांड्य तथा केरल राज्यों को जीतकर उन्हें एक अलग राज्य में ही बदल दिया था। तिरुवालंगाडु ताम्रपत्र से पता चलता है कि उसने अपने सेनापति दंडनाथ के नेतृत्व में एक विशाल सेना का गठन कर पांड्य राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा और जिसने वहां के शासक को बुरी तरह पराजित कर दिया। उसने अपने एक पुत्र को दोनों स्थानों अर्थात केरल और पांड्य क्षेत्र का वायसराय नियुक्त कर दिया तथा उसे चोल पांड्य की उपाधि भी प्रदान की। इस
राज्य का मुख्यालय मदुरा में था। इसके अतिरिक्त राजेंद्र को अपने शासनकाल में पश्चिमी चालुक्यों से भी संघर्ष करना पड़ा और इस संघर्ष के मूल में वेंगी पर आधिपत्य करने की लालसा थी। हालांकि राजेंद्र के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वेंगी पर अधिकार नहीं किया गया, लेकिन अपरोक्ष रूप से वेंगी पर उसका आधिपत्य बना रहा। पश्चिमी चालुक्यों से संघर्ष के क्रम में लगभग 1020-21 ईस्वी के आसपास राजेंद्र ने वेंगी साम्राज्य की ओर ध्यान देना आरंभ किया, जहां वेंगी पर विमलादित्य के दो पुत्र विजयादित्य और राजराज के बीच गद्दी को लेकर संघर्ष चल रहा था। इस संघर्ष में विजयादित्य सप्तम का साथ कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय और कलिंग के पूर्वी गंग शासक के द्वारा किया जा रहा था। राजेंद्र ने इनके विरुद्ध उसके अन्य दूसरे भाई राजराज के पक्ष का समर्थन किया। जय सिंह द्वितीय ने वेंगी पर आक्रमण करके विजयवाड़ा पर अधिकार कर लिया। इससे राजराज की स्थिति संकटग्रस्त हो गई। फलस्वरूप राजेंद्र चोल ने जय सिंह पर दो तरफा हमला किया और पश्चिम में उसने जय सिंह की सेना को मास्की में पराजित कर दिया तथा तुंगभद्रा नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान लिया गया। वेंगी में भी चोल सेना को सफलता प्राप्त हुई और जय सिंह का जो समर्थक जय सिंह का उम्मीदवार था, समर्थक था, वह कई युद्धों में बुरी तरह पराजित हुआ। इस प्रकार से पश्चिमी चालुक्यों के साथ चोलों के संघर्ष का सूत्रपात हुआ। चूंकि इस संघर्ष में राजराज के विरुद्ध विजयादित्य का साथ दिया था कलिंग के शासक ने, अतएव राजराज ने कलिंग के शासक पर भी आक्रमण किया और वहां के शासक मधुका मानव को, जिसने 1019 से 38 ईस्वी तक गद्दी पर वहां कलिंग की गद्दी पर शासन किया था, उस मधुका मानव को भी पराजित कर दिया। हालांकि नीलकंठ शास्त्री राजराज की इस विजय का उद्देश्य गंगा घाटी की ओर अभियान करके अपनी विशाल शक्ति के प्रदर्शन को मानते हैं। इसके पश्चात कलिंग पर विजय करने के पश्चात राजेंद्र ने गंगा घाटी में अभियान किया और यह उसके पूर्वी अभियान के नाम से प्रसिद्ध है। गंगा घाटी में कलिंग क्षेत्र पर आक्रमण करने के पश्चात राजेंद्र ने जो अभियान किया, उसके तहत इसकी जानकारी हमें तिरुवालंगाडु ताम्रपत्रों से मिलती है, जिससे पता चलता है कि उसने अपने पुत्र विक्रम चोल के नेतृत्व में एक विशाल सेना उत्तर पूर्वी भारत की ओर भेजी। विक्रम चोल ने उड़ीसा, बस्तर, इंद्ररथ तथा दक्षिणी कोसल राज्यों को जीत लिया। इसके बाद उसने उड़ीसा तथा बंगाल के बीच स्थित दंडभुक्ति क्षेत्र पर आक्रमण करके वहां के शासक धर्मपाल को पराजित कर दिया। यह धर्मपाल कोई बंगाल का स्थानीय शासक था, जो संभवतः पाल नरेश महिपाल का संबंधी रहा होगा। उसके पश्चात विक्रम चोल ने दक्षिणी राठ के राजा रणसूर तथा पूर्वी बंगाल के गोविंद चंद को भी जीत लिया। ये दोनों भी सामंत शासक थे। गोविंद चंद को जीतने के बाद उसने बंगाल के पाल शासक महिपाल के ऊपर आक्रमण किया और उसे भी पराजित कर दिया। पराजित पाल नरेश महिपाल युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ और इस प्रकार चोलों की गंगा घाटी में सफलता मिली। इस अभियान का उद्देश्य माना जाता है कि गंगा नदी के पवित्र जल को लाना था और ऐसा कहा जाता है कि बंगाल के पराजित शासकों ने अपने सिर पर लाद कर गंगा जल चोल राज्य में पहुंचाया था। गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र ने गंगैकोंड की उपाधि धारण की और इसके उपलक्ष्य में उसने त्रिचनापल्ली जिले में गंगैकोंड चोलपुरम नामक एक नवीन राजधानी की स्थापना की।
उत्तरी पूर्वी भारत के इस सफल सैन्य अभियान के द्वारा राजेंद्र ने उत्तर भारत के राजाओं के बीच अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया तथा चोलों की प्रतिष्ठा संपूर्ण देश में जाहिर हो गई। इतना ही नहीं, चोलों के नेतृत्व में राजेंद्र के नेतृत्व में चोल शक्ति ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर भी विजय प्राप्त किया। राजेंद्र चोल का समकालीन शैलेंद्र शासक मारविजयोत्तुंग वर्मन था। उस पर जिसने श्री विजय राज्य पर, जो श्री विजय या शैलेंद्र राज्य था, पर अधिकार उसका था और इस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए राजेंद्र ने एक शक्तिशाली नौसेना गठित की और उस नौसेना की सहायता से उसने मारविजयोत्तुंग वर्मन को आसानी से पराजित कर दिया। मारविजयोत्तुंग वर्मन राजेंद्र की अधीनता में उसने शासन करना स्वीकार कर लिया। तिरुवालंगाडु ताम्रपत्र से इसकी जानकारी मिलती है कि राजेंद्र ने शक्तिशाली नौसेना के साथ कटाह द्वीप को जीता था। ये कटाह द्वीप के अंतर्गत मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा तथा अन्य द्वीप आदि शामिल थे। इसी में शैलेंद्र वंश का शासन हुआ करता था। राजेंद्र के शासनकाल के 8वें वर्ष के करंदई ताम्रपत्रों से भी इस विजय की चर्चा मिल जाती है। इससे यह भी पता चलता है कि कंबुज के शासक ने राजेंद्र के साथ संधि स्थापित करने के लिए प्रार्थना किया था। राजेंद्र द्वारा श्री विजय राज्य पर आक्रमण करके जीतने के क्या उद्देश्य हो सकते थे, इसको लेकर विद्वानों में मतैक्य नहीं है, बहुत मतभेद व्याप्त हैं। हालांकि विद्वानों के एक पक्ष का मानना है कि चीन के साथ अपने वैदेशिक संबंधों को स्थिर करने के लिए संभवतः राजेंद्र द्वारा कटाह द्वीप की विजय की गई। वहीं विद्वानों के दूसरे पक्ष का मानना है कि अपने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की इसके साथ व्यापारिक प्रतिष्ठा को सुदृढ़ करने के लिए इस तरह के अभियान को संपादित किया गया। फिलहाल श्री विजय के साथ साथ चोल सेना ने अंडमान निकोबार और अराकान तथा पेंगू या बर्मा, जो कि बर्मा क्षेत्र में स्थित था, इन क्षेत्रों की भी, इन राज्यों को भी जीत लिया। इस तरह से राजेंद्र की विजयों को देखते हुए उसे एक महान शासक कहा जा सकता है। हालांकि राजेंद्र के काल में कुछ विद्रोह भी हुए जिसका उसने सफलतापूर्वक दमन कर दिया। जब ऐसा पता चलता है कि जब राजेंद्र दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की विजय में संलग्न था, लगा हुआ था, उसी समय उसके राज्य से अनुपस्थिति का लाभ उठाकर उसके कुछ सामंतों ने विद्रोह कर दिया, जिसका राजेंद्र ने अपनी कूटनीति के द्वारा सफलतापूर्वक दमन किया। अपने योग्य यशस्वी पुत्र राजाधिराज को इन विद्रोहों का दमन करने के लिए उसने तैयार किया, जिसने बड़े ही आसानी से इन विद्रोहों का दमन कर दिया। जो विद्रोह घटित हुए उसके शासनकाल के अंतिम दिनों में, उनमें पांड्य तथा केरल राज्यों के विद्रोह को देखा जा सकता है, जिसमें पांड्य नरेश सुंदर पांड्य के द्वारा इन विद्रोहों का नेतृत्व किया जा रहा था और उनके सामंतों चेर, वेनाड और कूपक आदि के द्वारा भी सहायता दी जा रही थी। इन विद्रोहियों को युवराज राजाधिराज ने आसानी से इन विद्रोहियों का दमन कर दिया। 1041 ईस्वी में सिंघल नरेश विक्रम बाहु के नेतृत्व में भी सिंघल क्षेत्र ने स्वतंत्र होने की चेष्टा की। राजेंद्र ने राजाधिराज के साथ एक सेना सिंघल पर आक्रमण करने के लिए भेजा और पता चलता है कि राजाधिराज ने युद्ध में सिंघल नरेश का सिर काट लिया तथा वहां के विद्रोह का अत्यंत बर्बरतापूर्वक दमन कर दिया। राजेंद्र के काल में घटित होने वाले घटनाक्रमों में उसके शासन के आखिरी वर्षों में, जबकि राजेंद्र वृद्ध हो चला था, उसको पश्चिमी चालुक्यों से एक बार पुनः वेंगी के मुद्दे को लेकर संघर्ष करना पड़ा। वेंगी, चूंकि चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम ने वेंगी पर आक्रमण करके चोल सत्ता को एक बार पुनः चुनौती दी। उसने राजेंद्र द्वारा संरक्षित वेंगी नरेश राजराज के विरुद्ध उसके सौतेले भाई विजयादित्य को
वेंगी की गद्दी पर बैठा दिया या बैठाने का प्रयास किया। राजेंद्र इस समय तक काफी वृद्ध हो चला था, अतः उसने अपने 3 सेनापतियों को चालुक्यों के विरुद्ध भेजा। दुर्भाग्यवश राजेंद्र की इसी समय मृत्यु हो गई, किंतु उसके यशस्वी पुत्र राजाधिराज ने बाद में स्थिति पर नियंत्रण पा लिया और चालुक्य सेनाओं को आसानी से पराजित कर दिया। इस प्रकार राजेंद्र चोल के समस्त शासनकाल का मूल्यांकन किया जाए तो सैन्य रूप से तो राजेंद्र की विजयों को देखते हुए उसको एक महान कुशल राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और महान सेनानायक कहा जा सकता है। राजेंद्र चोल ने अपनी विजय वैजयंती गंगा से लेकर सिंघल द्वीप तक तथा बंगाल की खाड़ी के पार जावा, सुमात्रा तथा मलय प्रायद्वीप तक फहरा दिया था। यह उसकी अद्भुत सैन्य सफलता थी जो प्राचीन इतिहास में सर्वथा बेजोड़ मानी जाती है। निस्संदेह वह प्राचीन भारत के महानतम शासकों में से एक था। उसके समय में चोल साम्राज्य शक्ति तथा विस्तार की दृष्टि से उन्नति के शिखर पर पहुंच गया था। विजेता होने के साथ ही साथ वह एक महान निर्माता भी था। उसने सिंचाई के लिए 16 मील लंबा एक भव्य तालाब खुदवाया था। वह शिक्षा एवं साहित्य का भी महान उन्नायक था। उसने वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए एक विशाल विद्यालय की स्थापना करवाई थी। वह युद्ध क्षेत्र में जितना निपुण था, शांति के क्षेत्र में भी उतना ही निष्णात था। राजेंद्र चोल की मृत्यु लगभग 1044 ईस्वी के आसपास हुई। चोल वंश के इतिहास में राजराज तथा उसके उत्तराधिकारी राजेंद्र चोल की उपलब्धियां ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। वस्तुतः इन्हीं के शासनकाल को सम्मिलित रूप से चोल युगीन स्वर्ण काल की संज्ञा से अभिहित किया जाता है।